वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम 12th क्लास के ज्योग्राफी का जो कि सेकंड बुक से लिया गया चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। आइए हम बिना किसी देरी के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक दिया गया है ज़मीन ए हिंद पर आवाम अलाम के फिराक। ये कारवा बसते गए हिंदुस्तान बनता गया, ये सबसे मेन है, जो कि कवि फिराक ने लिखी थी, जो कि गोरखपुरी शब्द में लिखा गया है। ठीक है, और इसे याद कर लेना, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना को 2 आधारों पर बांटा जाता है, एक जन्म के स्थान पर और एक निवास के स्थान पर। निवास के स्थान पर जीवन पर्याप्त प्रवासी, ये जन्म के स्थान पर ही कहा जाता है। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से अलग हो, यानी यदि 2021 में जनगणना हो रही है और इसका जो मतलब जिस व्यक्ति का जनगणना हो रहा है उसका जन्म स्थान अगर निवास स्थान से अलग हो, जैसे कि वो बिहार में रह रहा हो, बिहार का हो जन्म स्थान, लेकिन वो दिल्ली में रह रहा हो, तो उसे जन्म के स्थान पर जीवन पर्याप्त प्रवासी कहा जाता है। और एक होता है निवास के स्थान पर प्रवासी। निवास के स्थान यानी आप जानते होंगे कि निवास के स्थान पर प्रवासी किसे कहते हैं, जो अपना निवास त्याग के दूसरे जगह पे रहने गए होंगे। ठीक है, तो निवास का पिछला स्थान, जो कि पिछले स्थान के प्रवासी के रूप में इन्हें कहा जाता है कि निवास का जो पिछला स्थान होता है ना, उसके अनुसार ही इनकी गणना की जाती है। और आगे हम देखते हैं कि 2001 की जनगणना जो हुई थी हमारी, उसमें 102 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें 30.7 करोड़ अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे थे। जन्म स्थान से दूर यानी जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वहाँ से वो दूर रह रहे थे किसी और स्थान पे, जैसे कि दिल्ली से वो अलग होके, यानी मुंबई रह रहे हो, या बिहार से अलग होके दिल्ली रह रहे हो। और आगे हैं कि प्रवास की जो धाराएं हैं वो होती हैं, एक आंतरिक प्रवास होता है और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं? आंतरिक प्रवास होता है जो अपने देश के अंदर हो, यानी ये अगर भारत मान लिया जाए, मैं मैप नहीं बना रहा, ये अगर भारत मान लिया जाए तो भारत के जो अंदर जितने भी प्रवास होते हैं वो सारे कहलाते हैं आंतरिक प्रवास। और जो भारत के बाहर प्रवास होते हैं, जैसे कि भारत से अमेरिका, भारत से जर्मनी, ये सब जो होते हैं वो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो जो आंतरिक प्रवास है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि है ये सबसे मेन है, क्योंकि ये आ जाते हैं कभी कभार 3 नंबर 4 नंबर में। तो एक है ग्रामीण से ग्रामीण, यानी एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास, और ऐसा ज़्यादातर करती हैं महिलाएं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये शादी के चक्कर से इनका प्रवास होता है। और ग्रामीण से नगरीय प्रवास ये ज़्यादातर पुरुष द्वारा किया जाता है, जो कि रोजगार, कुपोषण से मतलब पीड़ित होके वो दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, यानी ग्रामीण से नगर में बसने चले जाते हैं। और एक होता है नगरीय से नगरीय। जो नगरी से नगरी होता है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसमें होता है कि एक नगरी जो बसी हुई है उन्हें कुछ राजनीतिक अस्थिरता महसूस हो रही हो, या पर्यावरण दिक्कत हो, जैसे कि पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, जो कि और मृदा प्रदूषण होता है। तो ये सब जो है इन्हीं के कारण नगरीय से नगरीय प्रवास होता है। और एक होता है नगरीय से ग्रामीण। अब आजकल देख रहे हो आप कि नगरीय से ग्रामीण हो रहा है। दिल्ली से लोग बिहार जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कोरोना के चक्कर से। और ऐसा है कि यही कहते हैं नगरीय से ग्रामीण। और ऐसा जब कोई आपदा आ जाती है, कोई पर्यावरणीय आपदा, कोरोना एक पर्यावरणीय आपदा है ना, तो इसी कारण ये नगरीय से ग्रामीण प्रवास करते हैं। आइए हम नेक्स्ट भाग में पढ़ते हैं। प्रवास के स्थानिक भिन्नता यानी प्रवास हर जगह पे कैसा है। सबसे ज़्यादा अप्रवासी जो होते हैं वो होते हैं महाराष्ट्र के, और सबसे ज़्यादा उत्प्रवासी होते हैं वो होते हैं उत्तर प्रदेश के। और आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी उत्प्रवासी, और अप्रवास और उत्प्रवास में डिफरेंस कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो किसे कहते हैं? अप्रवास यानी आना, यानी प्रवास जो कि उस देश या राज्य में जो व्यक्ति जाते हैं उन्हें कहते हैं अप्रवास। ठीक है, और जो उत्प्रवास कहते हैं यानी हम जिस जगह पे रह रहे हों वहाँ से अगर हम वो छोड़ के किसी और स्थान पे जाते हैं तो उसे कहते हैं उत्प्रवास। और प्रवास के अब पढ़ते हैं कि प्रवास के प्रकार कौन से होते हैं। तो प्रवास के प्रकार होते हैं, एक होते हैं प्रतिकर्ष कारक और एक होता है अपकर्ष कारक।
प्रतिकर्ष और अपकर्ष। अपकर्ष से मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अपकर्ष यानी यानी आना, आना कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अट्रैक्ट करती है, हमें अट्रैक्ट करती है एक स्थान से दूसरे स्थान आने के लिए। और प्रतिकर्ष कारक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें मजबूरन ना छोड़ना पड़ता है। तो इसका डेफिनेशन है जिसे मैं बताना चाहूँगा। इसका है कि इसे व्यक्ति अपने उद्गम स्थान किसे कहते हैं, जहाँ पे वो रह रहा हो। जो व्यक्ति जहाँ पे रह रहे होते हैं उन्हें कहते हैं उद्गम स्थान, और जो व्यक्ति वहाँ से मतलब कहीं पे जाते हैं उन्हें कहते हैं गंतव्य स्थान। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और इसमें व्यक्ति अपने उद्गम स्थान यानी निवास स्थान को मजबूरन छोड़ना पड़ता है जिस प्रतिकर्ष कारक में। और अपकर्ष कारक में इसमें अलग अलग स्थानों से लोग आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? शिक्षा के चलते, स्वास्थ्य के चलते, और मतलब फैसिलिटीज़ जो होती हैं, और भी कई सारे चीज़ों के चलते हैं। और एक होता है कि गांव से गांव, ये मैंने आपको बता दिया कि गांव से गांव स्त्री ज़्यादा प्रवास करती है, और गांव से नगर पुरुष करते हैं। क्यों करते हैं? ये विवाह के लिए करते हैं, और ये करते हैं रोजगार के लिए, ठीक है। और एक होता है प्रतिकर्ष प्रवास के कारण क्या है कि प्रतिकर्ष जो है प्रवास, उसके कारण क्या है? एक है आर्थिक कारण यानी पैसे से रिलेटेड यानी अगर गांव में जो व्यक्ति रहते हैं वो ज़्यादातर खेती करते हैं और ज़्यादातर गरीब होते हैं, और उनके पास रोज़गारी नहीं होती है, वो छिपी हुई बेरोज़गारी रहते हैं, यानी एक ही खेत पे कई लोग काम करते रहते हैं, तो कई बेरोज़गार होते हैं। तो वहाँ पे गांव में ज़्यादातर गरीबी पाई जाती है, कुपोषण पाया जाता है, बेरोज़गारी पाई जाती है। तो यही है प्रतिकर्ष के कारण। प्रतिकर्ष यानी हमें जब मजबूरन जिस जगह को छोड़ना पड़े, और ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से हमें एक स्थान को छोड़ना पड़ता है। तो वही है एक आर्थिक कारण जो कि गरीबी, कुपोषण और बेरोजगारी होते हैं। और पर्यावरण कारण आप देख ही होंगे कि कोरोना का चल रहा है, और भी कई होते पर्यावरण कारण, भूकंप आ जाए, आपदा आ जाए, सुनामी आ जाए। तो इन कारण से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, ठीक है। और वो होता है कि प्रतिकर्ष कारक अगर कोरोना आ जाए तो हम वहाँ से मजबूरन छोड़ रहे हैं, तो उसे कहेंगे पर्यावरण कारण, जो कि प्रतिकर्ष कारण में आया जाता है। और एक होता है सामाजिक और राजनीतिक कारण। अगर युद्ध हो जाए वहीं पे, जैसे कि NRC CAA का चला था, और अशांति का माहौल, यानी एक लोग दूसरे को अपने ही लोग अपने को मारने लग जाए, और राजनीतिक अस्थिरता हो जाए, तो इसे कहते हैं सामाजिक और राजनीतिक कारक। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अवसंरचना कारण। अवसंरचना होती क्या है? अवसंरचना यानी संरचना, यानी ये कंस्ट्रक्शन लाइन, ये सब जो होती है ना, ये अवसंरचना के अंदर ही आती है, जिसमें आते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और आदि। मतलब अब प्रतिकर्ष कारण की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम अवसंरचना, जहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, अशिक्षित होंगे, परिवहन की सुविधा अच्छी से नहीं होगी, वहीं से मजबूरन हमें छोड़ना पड़ता है। तो वही होता है प्रतिकर्ष कारण के, मतलब प्रतिकर्ष के कारण, ठीक है। और एक होता है अपकर्ष प्रवास के कारण। ये होता है सेम उसी के तरह होता है जो कि प्रवास में, जैसे कि मैंने पहले बताया। आइए हम देखते हैं कि इसमें होता है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण उसमें भी होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि इसमें गरीबी के कारण लोग छोड़ते हैं, कुपोषण और बेरोजगारी के कारण लोग एक जगह को छोड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे रोजगार के कारण, और वहाँ पे अमीरी, रोजगार और पोषण का अच्छा स्तर होने के कारण, फैसिलिटीज़ अच्छी होने के कारण वहाँ पे लोग आकर्षित होते हैं। पर्यावरण कारण, जैसे कि लोग जा रहे हैं दिल्ली से बिहार जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण का स्तर जो है वो खराब हो चुका है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ लगभग पाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैसे हैं, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी पाए गए हैं, इसलिए वो सबसे बिहार जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में कम है। तो पर्यावरण का कारण है कि वहाँ पे वहाँ पे भूकंप ज़्यादा नहीं आता है, या आपदा ज़्यादा नहीं है, कोरोना ज़्यादा नहीं है। और एक होता है सामाजिक और राजनीतिक कारण। अब जैसे कि अभी चला था, वो पूरे देश में ही लगभग चला था, युद्ध, शांति, अशांति और राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन जो कि NRC और CAA के कारण चला था। लेकिन अब नहीं है ना, अब शांति है। तो इसी के कारण लोग जो होते हैं आकर्षित होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा शांति रहेगी, जहाँ पे युद्ध नहीं होंगे, राजनीतिक स्थिर रहेगी, वहाँ पे किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे ना लोग ज़्यादा बसना चाहते हैं। और ये कहते हैं अपकर्ष कारक, यानी आकर्षित करने वाले कारक। और जो मैंने पहले बताया था वो होता है प्रतिकर्ष, यानी अनअट्रैक्टिव करने वाले कारक होते हैं।
और अवसंरचना में उसमें है कि वहाँ पे अगर शिक्षा ज़्यादा होगी, कोई चीज़ें हमें आकर्षित यानी आकर्ष कब करती है, जहाँ पे जब शिक्षा ज़्यादा हो, परिवहन की सुविधाएं अच्छी हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो, तभी तो हम आकर्षित होते हैं। चलो अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रवास के जो परिणाम होते हैं ना वो क्या होते हैं। प्रवास के परिणाम यानी इसका जो मतलब इसका जो फल है, फल यानी फल जो कहते हैं कि कोई काम करोगे तो ज़रूर फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रवास के जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, यानी परिणाम क्या होता है। एक होता है आर्थिक परिणाम, एक होता है जनांगीय परिणाम, एक होता है सामाजिक परिणाम और एक होता है पर्यावरणीय परिणाम। ठीक है, हम 4 परिणाम पढ़ेंगे। और परिणाम कभी कभार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि उद्गम स्थान पे परिणाम और गंतव्य स्थान पे क्या परिणाम पड़े हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्थिक परिणाम में उद्गम स्थान यानी जो स्थान हम छोड़ते हैं उस स्थान को हुंडी प्राप्त होती है। हुंडी यानी पैसे जो होते हैं वो, अगर हम किसी स्थान को छोड़ते हैं, जैसे हम बिहार से दिल्ली आए हैं तो वहाँ से दिल्ली से कमाएंगे, फिर हम बिहार भेजेंगे, पैसा भेजेंगे ना, तो वहीं से हमें हुंडियाँ प्राप्त होती, यानी बिहार को तो हुंडी प्राप्त हुई और वो था उद्गम प्रदेश। लेकिन यहाँ पे जो गंतव्य स्थान है वहाँ पे कारीगरों को और मतलब स्ट्रगल करना पड़ा, दूसरों से लड़ना पड़ा पैसे के लिए, तो मतलब गंतव्य स्थान पे तो बुरा प्रभाव पड़ा। तो वही होता है। और एक होता है जनांकीय परिणाम। जनांकीय यानी जनसंख्या का परिणाम। प्रवास के कारण उद्गम स्थान और जो गंतव्य स्थान होते हैं ना उन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर पड़ता है। जो उद्गम स्थान होते हैं वहाँ पे जनसंख्या कम हो जाती है। अब किसी भी राज्य से अगर ज़्यादा लोग प्रवास कर जाते हैं तो वहाँ पे कम ही हो जाएंगे ना, जनसंख्या कम हो जाएगी और वहाँ पे बुरा असर पड़ेगा। और जिस स्थान पे चले जाएं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे, यानी वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो जाएगा, पानी पॉल्यूशन फैलेगा, मृदा पॉल्यूशन और जल पॉल्यूशन और भी कई सारे होते हैं। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय परिणाम में। और एक होता है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम क्या होता है, ये सबसे अच्छा होता है कि इसमें ना संस्कृति, विचार, रीति रिवाज का स्थानांतरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी संस्कृति को फैलाते हैं। जैसे कि बिहार में पहले मनाया जाता था छठ पूजा, लेकिन अब दिल्ली में भी मनाया जा रहा है। जो पहले दिल्ली में ही मनाया जाता था करवा चौथ, जो कि अब बिहार में भी मनाया जा रहा है। तो ऐसा क्या है, ये सब संस्कृति और विचार का आदान प्रदान है जो कि एक दूसरे से प्रवास के कारण हुआ है। और एक है पर्यावरण परिणाम। पर्यावरण परिणाम, इसमें गंतव्य स्थान पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जो प्रकृति की संपदा है उस पर भार पड़ता है, उसका अतिदोहन होता है। वहाँ पे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भी कई सारी चीज़ें हो जाती है। और जो उद्गम स्थान होता है वहाँ पे तो बंदे कुछ करते ही नहीं रहते। वहाँ की जो मृदा है वो बिना यूज़ किए रह जाती है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वो अकेला सूना सूना सा लगता है। और जब वहाँ पे छोड़ के उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पे चले जाते हैं लोग, तो उनकी महिलाओं के साथ पीड़ित किया जाता है उन्हें। आइए हम ये सबसे एक थोड़ा सा मेन है कि विवाह के कारण सबसे ज़्यादा स्त्री प्रवास करती है। ये थोड़ा मेन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, विवाह के कारण सबसे ज़्यादा स्त्री प्रवास करती है, जो कि भारत में असम एक अपवाद है। असम एक अपवाद है, तो इससे मेरे एक दोस्त की बात याद आ जाती है कि उसने कहा था कि मैं असम में ही शादी करूँगा। चलो ठीक है, ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।